हेलो नमस्कार, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 5 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल होगा लॉन बॉल्स स्पोर्ट्स के बारे में, दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तीसरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, चौथा डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल है लॉन बॉल्स स्पोर्ट्स के बारे में। देखिए ये न्यूज में इसलिए आया कि क्या आप सब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, जो कि क्या नाम इसमें एक स्पोर्ट्स होता है जिसका नाम है लॉन बॉल्स स्पोर्ट। इसमें क्या हुआ है कि जो हमारी इंडियन वुमेन्स टीम है उन्होंने गोल्ड जीता है। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहला, जो यहाँ पे ये लिखा है ना कि स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय विनिंग द कंट्रीज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, ये पहला गोल्ड मेडल जीता है कि जो हमारी इंडियन वुमेन्स टीम है इस खेल में, जो लॉन बॉल स्पोर्ट, इस खेल में फर्स्ट वो गोल्ड मेडल जीता है। किस उसमें? वुमेन्स फोर लॉन बॉल्स स्पोर्ट में। ठीक है, तो पहला ये एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट हो गई जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो कौन कौन सी वीमेंस है यहाँ पे देखिए, ये वीमेंस है जिन्होंने ये जीता है। इनके नाम क्या क्या है? रूपरानी तिर्के है, पिंकी, नयनमुनि सेकिया, लवली चौबे, ये सब है जिन्होंने लॉन बेंच वुमेन्स फोर में आपका एक गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्राइड की बात है। ठीक है, ये तो बात हुई न्यूज की। और क्या है ये गेम? आप आप मुझे आई होप कि आप सभी ने शायद ये पहली बार सुना होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले सुन रखा होगा, मगर मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना है। मैं भी खुद उसमें से एक हूँ कि जिसने पहली बार सुना है। तो अब हम इसे जानेंगे क्या है। ठीक है, लॉन बॉल्स स्पोर्ट क्या होता है? देखिए लॉन बॉल स्पोर्ट इसको बोलते हैं कि ये एक मिक्सर है किसका? टेन पिंक बॉलिंग का और विंटर स्पोर्ट कर्लिंग का। टेन पिंक बॉलिंग और विंटर स्पोर्ट कर्लिंग, ये दो तरह के खेल है, गेम है। इनकी पिक्चर हम आगे देखते हैं। ये जो आपने देखा होगा मॉल्स वॉल्स में, देखा होगा कि बंदे जाते हैं वहां पे और बॉल फेंकते हैं, और यहाँ पे 10 आपकी बॉल्स ये डंडे से रखे होते हैं, बोतल रखी होती है और उनको सबको गिराना होता है। एंड में रखे होते हैं तो उन सबको गिराना होता है, तो इसको बोलते हैं टेन पिंक बॉल। ठीक है, और जो है आपका ये विंटर स्पोर्ट कर्लिंग है, ये वाला गेम है विंटर स्पोर्ट कर्लिंग। इन दोनों को मिला के ही ये बनाया गया है जो आपका ये गेम है लॉन बॉल स्पोर्ट, इसको बनाया गया है। जो टेन पिंक में तो हमने बता दिया कि गोल क्या होता है, कि जो आपकी पिन्स होती है उनको पिन्स बोलते हैं, जो बोतल टाइप में पिन्स बोलते हैं, एंड में रखी होती है, उनको सबको गिराना होता है, तो तभी इसको हम विनर माना जाता है। जबकि लॉन बॉलिंग में क्या होता है कि एक बॉल होती है, जैसे ये बॉल है आपकी, ये रेड वाली होगी, ब्लू वाली होगी, ये येलो बॉल को छोड़ दीजिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो बॉल होती है इसको आपको थोड़ा फेंकना होता है। ठीक है, किसके पास? कि टारगेट के पास ले जाना होता है, जो कि क्लोजेस्ट होना चाहिए। जो आपने बॉल फेंकी, बॉल अपने टारगेट के पास क्लोजेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका टारगेट है टी, से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ से आपने बॉल रोल की, तो ये बॉल रोल होती होती इसके पास तक पहुंच जानी चाहिए, यानी कि टारगेट के बिल्कुल क्लोजेस्ट होनी चाहिए। तब आप विनर बनते हो, तब आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की। तो यहाँ पे ये जो बात बोली ना इसने, कि टारगेट, जिस जिस टारगेट के पास आपको पहुंचानी होती है आपकी बॉल, वो उसका नाम होता है जैक। तो यहाँ पे जैक का कलर या तो येलो होगा या व्हाइट होगा। जो यहाँ पे आप छोटी सी बॉल देख रहे हैं ना, ये येलो कलर की, इसको बोलते हैं जैक। तो जैक के पास आपको बॉल पहुंचानी होती है। ठीक है, बिल्कुल क्लोजेस्ट। देखो यहाँ पे इसे टच नहीं कर रही है, क्लोजेस्ट है। आप बाकी सबको बॉल को देखिए, ये बहुत दूर है। ठीक है, ये भी दूर है, ये थोड़ी और क्लोज है। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लोजेस्ट है इसके, है ना? तो ये ही होता है कि यहाँ पे यही देखा जाता है। और जो आपका एम्पायर होता है वो चेक करता है इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है। और जिस बॉक्स से चेक करता है उसको बोलते हैं आपका मेजर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो बॉल होती है आपकी एक तरह की स्फेरिकल होती है। अब ये पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होती, कि स्फेरिकल तो पूरी तरह से गोल होती है, उसकी डायमीटर हर जगह सेम मतलब डायमीटर एक तरह से कांस्टेंट रहती है बॉल की। मगर ये पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होती, थोड़ी सी चपटी होती है, यानी फ्लैटेंड होती है। ठीक है, अब कैसी होती है यहाँ इस पिक्चर में देखिए। जो ये बॉल है आपकी, ये तो देखो जैक हो गया आपका, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, ये हो गया जैक जिसके पास आपको ये बॉल पहुंचानी है। ठीक है, रोल करके बॉल पहुंचानी है। ठीक है, ये हो गया जैक, और ये आपकी होगी बॉल,
बॉल नहीं, BOL नहीं, बॉल नहीं है, ये है आपकी बाउल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी साइड से फ्लैटेंड है, चपटी है थोड़ी सी। तो ये आप किसकी बनी होगी? रबर की बनी होगी, या आपकी किसकी बनी होगी? वुड की बनी होगी। तो ये इस चीज की मेटल की बनी होती है, मेटल की। ठीक है, वुड की बनी होगी, रबर की बनी होगी, प्लास्टिक रेजिन्स की बनी होगी। ठीक है, इस तरह से बनी हुई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है देखिए। अब इस आदमी को ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे बॉल को फेंक रहा है, इसको रोल कर रहा है, और ये किस पर खड़ा है? कि मैट पे खड़ा है। अब मैट की कोई आपका मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट कितना है? तो जो इसकी लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर तो लंबा होता है, और आपको 36 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो इस मेजरमेंट के मैट पर खड़े होकर इसको फेंकना होता है। ठीक है, अब आप कोई से पैर इस पर रख सकते हो, ये वाला पैर रख के फेंक दो, ये वाला पैर रख के फेंक दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इस पर रोल करना होता है बॉल को, इस पर खड़े होकर। तो जब आप बॉल को रोल करोगे और जैक के पास आपको पहुंचानी होती है। तो यहाँ पे बोला ना कि आपको अटेम्प्ट दिया जाएगा, इसमें एक अटेम्प्ट दिया जाता है जिसे क्लोजेस्ट पहुंचानी होती है जैक के पास। जैक क्या होता है? या तो व्हाइट होगा या आपका येलो होगा। यहाँ पे हम व्हाइट येलो लेके चल रहे हैं, ये यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, अब जिसमें यहाँ पे जो 4 इवेंट होती है, जो हमने देखा था ना पहली स्लाइड में, कि इंडिया की जो वुमेन्स है किस कौन से स्पोर्ट में जीता है? वुमेन्स फोर लान बॉल स्पोर्ट में जीता है। यहाँ पे फोर लान बॉल स्पोर्ट्स में जीता है। ठीक है, यहाँ पे 4 चांसेस इसमें दिए जाते हैं। तो अब वो 4 लान्स की इवेंट में कैसे जीता है? जो पहला बॉलर होगा, यानी जो बॉल को रोल करेगा, उसको तो हम लीड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहला पर्सन होगा जो पहली बार बॉल करेगा, उसको हम बोलते हैं लीड। उसके बाद सेकंड करेगा, रोल करेगा, उसके बाद फिर थर्ड करेगा, और जो चौथा लास्ट करेगा हमारा, उसको आप क्या बोलोगे? उसको स्किप बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये टर्मिनोलॉजी है। अब ये टर्मिनोलॉजी क्यों पड़ी, उसका कोई रीजन और लॉजिक नहीं है, बस ये टर्मिनोलॉजी है। जो पहला जो बॉल करेगा उसको लीड बोलेंगे, और लास्ट वाले को आप क्या बोलेंगे? स्किप बोलेंगे। या ये कह दीजिए उसे लीडर ऑफ द टीम बोलेंगे। जो पूरी टीम है, जैसे हमारी महिलाओं की ये टीम थी पूरी, ये टीम थी, इसमें जो लास्ट वाली थी उसको क्या बोलेंगे हम? लीडर बोलेंगे। या आपका क्या बोल रहे हैं? स्किप बोल दो, लीडर ऑफ द टीम बोलते हैं उसको। ठीक है, हर एक राउंड में 2 बार आपको यानी कि सॉरी, जिसमें लिखा है कि हर एक टीम मेंबर को 2 बॉल्स पर राउंड करनी होती है। एक राउंड में 2 बार आपको मौका मिलेगा बॉल करने का। ठीक है, अब यहाँ पे एम्पायर कैसे मेजर करता है देखिए। ये एम्पायर के पास ये रहा आपका बॉक्स मेजर बोलते हैं इसको। यहाँ पे लिखा भी हो कि एम्पायर के पास बॉक्स मेजर होता है। बॉक्स मेजर से बॉल की, और ये जो व्हाइट वाला है यहाँ पे आपकी व्हाइट दिखा रखी है, और पिछली इसमें आपकी क्या दिखा रखी थी? येलो दिखा रखी थी। जो इसको क्या बोलेंगे? जैक बोलेंगे आप। ठीक है, तो ये जैक हो गया आपका। ठीक, और क्या नाम, यहाँ पे आपकी ये वाली बॉल होगी, तो इसको बॉल को आपकी जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहा है कि कितनी क्लोज आपकी ये बॉल है। ठीक है, जो जैक है, ये वाली व्हाइट है ना, यहाँ पे जैक है, तो ये आपका बॉक्स मेजर इसको बोलते हैं, कि मिनिमम डिस्टेंस को मेजर करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को। ठीक है, तो अब इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात कर ले कि इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना रहा है अभी तक, जब से गेम शुरू हुआ है। देखिए, कह तो ये जाता है कि जो ये गेम शुरू हुआ था 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1930 में शुरू हुआ। ये कॉमनवेल्थ गेम जब शुरू हुआ, उससे ये तब से ये मनाते ही आ रहे हैं, और इसमें लान बॉल्स जो स्पोर्ट है उसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, उसको खेलते हुए आ रहे हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा लीड करते हैं, कौन कौन सी कंट्री लीड करती है? इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। ये ऐसी कंट्री जो सबसे ज्यादा लीड करती है, और स्कॉटलैंड भी है उसमें, मगर स्कॉटलैंड आपको चौथे नंबर पे। सबसे ज्यादा जो गोल्ड जीता है इंग्लैंड ने जीता है, जिसमें से कितने जीता? 50। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, जो आपका सॉरी 51 जीता आपका किसने? इंग्लैंड ने। और ऑस्ट्रेलिया ने 51 जीता, इंग्लैंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने जीता आपका 50, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने जीता 44। ठीक है, और उसके बाद नंबर आता है आपका स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड ने कितने जीते? 20। अभी तक की टैली है ये। ठीक है, ये अभी तक की टैली। अभी हमारा इंडिया जो टोटल टैली में कहाँ पर है? 7वें नंबर पर आ रहा है इंडिया, टोटल जो अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि 7वें नंबर पर आ रहा है। अब इंडिया की बात कर ले पार्टिसिपेशन की, कि इंडिया ने पार्टिसिपेट कहाँ कब कब किया है। 2010 में हुए थे, जो सुरेश कलमाड़ी वाला केस हुआ था, दिल्ली में हुए थे। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, फिर 14 में हुए, फिर 18 में। अब जो 2010 में इंडिया ने क्या परचम गाड़ा, जो आपकी वुमेन्स ट्रिपल लान बॉलिंग की जो इवेंट हुई थी 2010 में, वहाँ पे ट्रिपल थी, इस बार फोर्थ हुई है, यानी कि फोर्थ। ठीक है, वुमेन्स फोर्थ इवेंट वाली जो स्पोर्ट्स हुई है आपकी लान की। तो उसमें क्या हुआ कि 2010 में ये फोर्थ प्लेस पे रही थी हमारी टीम। ठीक है, 2014 में मेंस की टीम भी आपकी 4 इवेंट वाली टीम ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मगर वो
बहुत नंबर वन या टू पर नहीं आ पाई। तो ये हमने जाना लॉन बॉल्स स्पोर्ट्स के बारे में। आई होप आपको, आप सभी को, आपको आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में है। देखिए अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि डीआरडीओ जो कि हमारी डिफेंस के इक्विपमेंट तैयार करती है, सारी चीजें तैयार करती है हमारी डिफेंस की जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो डीआरडीओ ही तैयार करती है। इसकी फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने क्या किया है, जो आपकी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है एटीजीएम, उसका टेस्ट किया है, उसको फायर्ड किया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है, यानी कि उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये जो आपकी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थे इंडिजीनियस थी, क्योंकि इसे इंडिजीनियसली डेवलप किया हमने खुद से ही, अपने आप अपनी कंट्री में डेवलप किया है कि ये हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए ये आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल न्यूज में आई है। अब इसके बारे में जानते हैं, न्यूज में तो इसलिए हम जान लिया क्या है ये। जो ये है इसका, अगर इसके डिजाइन की हम बात करें कि इसका डिजाइन क्या होता है, ये डिजाइन जो होता है, पर्पज ये होता है इसका स्पेशली इस तरह से दीजिए कि ये आपके किसी भी जो आर्मर्ड मिलिट्री मिलिट्री व्हीकल्स है उसको हिट कर सके, और उसको हिट करने के बाद उसको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए हम इसे इसलिए डिजाइन करते हैं और इस तरह से इसका डिजाइन किया जाता है कि उसको ये डिस्ट्रॉय कर सके। अब आप जानते हो जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं वो बहुत हाई मोटी थिकनेस मेटल के बने होते हैं और बहुत हाई क्वालिटी के मेटल के बने होते हैं, उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। मगर ये मिसाइल इसी तरह से बनाई गई कि बहुत जो आपके स्टील के वे होते हैं, आपके आर्मर्ड व्हीकल होते हैं, उनके अंदर भी ये पेनिट्रेट कर कर पाए। जो शीट होती है मेटल की उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर पाए। तो ये ही इसी तरह से इसे डिजाइन किया गया, इसी तरह का इसमें आपका क्या नाम, उसमें वार हेड लगाया गया। तो जो ये मिसाइल है इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है कैसे, कि एक आदमी, एक कोई भी सोल्जर अपने कंधे पे रख के इसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कहाँ पे, ये जो ट्राइपॉड माउंटेड वीपन्स होते हैं, किसी टैंक पे ट्राइपॉड माउंटेड व्हीकल नहीं होता है, देखा होगा आपने कि जैसे इस टाइप का है ये ट्राइपॉड माउंटेड व्हीकल, यहाँ पे रख दिया और इसके ऊपर ये मिसाइल रख दी, तो उसे चलाते हैं धड़ 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 ऐसे चलाते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आपने ये मूवी देखी होगी, क्या नाम, ये केजीएफ चैप्टर 2। तो जब क्या नाम, यश है तो वहां पे जाता है पुलिस स्टेशन में, तो वो जो गन है उस पे मशीन गन जो चलाता है वो आपकी ट्राइपॉड पे रखी हुई है। तो इस तरह से ट्राइपॉड माउंटेड वेपन, ठीक है। तो ये जो आपकी मिसाइल को ट्राइपॉड पे रख के उसको टारगेट, मतलब किसी टारगेट को हिट किया जा सकता है, किसी व्हीकल पे या एयरक्राफ्ट पे जो मिसाइल सिस्टम उस पर माउंट की जा सकती है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है, जो ये जो मिसाइल है ये किस तरह से वर्क करती है, किस पर डिपेंड करती है, कैसे चलेगी। तो कोई तो इसे रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए ना। तो जो कोई रास्ता इसे दिखाता है वो दिखाता है, एक सिस्टम लगा होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजर सीकर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजर सीकर, जिसका आप शॉर्ट फॉर्म में आई आर लिख रहे हैं। सॉरी, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है। आईआईआर लिख रहा है। आईआईआर की फुल फॉर्म यहाँ पे इमेज इंफ्रारेड। ठीक है, इमेज इंफ्रारेड। तो ये क्या करती है, देखो इसकी तो आंख होती नहीं है, अब इसकी आंख कैसे होगी, जो इसके आगे है ना, यहाँ पे एक तरह का लेंस लगाया जाता है, एक तरह का कैमरा लगाया जाता है, जो भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना पिक्चर आ गई, ये एक तरह का लेंस लगाया, कैमरा लगाया यहाँ पे, ये इसकी आंख होती है एक तरह की, यानी कि इसकी नोज पे लगाया जाता है। तो ये ही इसे गाइड करती है पूरे सिस्टम को, कैसे जाना है, कैसे किस डायरेक्शन में मुड़ना है। तो ये क्या करती है, इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, इस सिस्टम में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है कि बहुत हाई प्रिसीजन पे, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीजों में भी, मतलब उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है कौन सी चीज किस एंगल पे रखी है, किस कोऑर्डिनेट पे रखी है। उसका फोटो ले सकता है, उसकी पिक्चर ले सकता है, इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि ऑप्टिकल वेव्स को डिटेक्ट करके उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के उसकी फिर इमेज बनती है। उसी इमेज के अकॉर्डिंग इसको क्या है, डायरेक्शन मिलती है, कमांड मिलती है, उसी की उसमें फिर ये चलता है। अगर मान लीजिए आपका टारगेट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और आपने तो इसे यहाँ से छोड़ दिया, टारगेट पहले यहाँ था, फिर टारगेट ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, तो ये टारगेटेड है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि लेजर गाइडेड एंटी टारगेटेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो गाइडेड मिसाइल है कि किसी टैंक पे अटैक करने के लिए बनाई गई, लेजर गाइडेड है कि लेजर से गाइडेड की जाती है, जो यहाँ पे लिखा है ना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी। तो इसका मतलब यही है कि आपका ये क्या, जिस डायरेक्शन में आपका टारगेट जाएगा उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगी, किस वजह से, जो यहाँ पर सिस्टम लगाया है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजर सीकर। ठीक है।
तो इसमें लेजर की मदद से, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल इमेज सीकर की मदद से, या डब्लू बैंड रेडार सीकर की मदद से, ये सारी टेक्नोलॉजीज के नाम है जो इसके आगे लगाई जाती है, जिससे कि ये टारगेट का अपना पीछा कर सके और अटैक कर सके किसी टैंक पे। तो ये इसमें क्या होता है, फायर एंड फॉरवर्ड सिस्टम लगा होता है। फायर एंड फॉरवर्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है कि एक बार आपने इसको क्या कर दिया, दाग दिया, यानी कि एक आपने इसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद इसको गाइड करने की जरूरत नहीं होती, इसको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्शन दो ये नहीं, ये टारगेट का पीछा अपने आप करती रहेगी, जिस डायरेक्शन में टारगेट चलेगा उसी डायरेक्शन में ही जाएगी, और अंततः एट द एंड ये अपने टारगेट को हिट कर देगी, और हाई प्रिसीजन के साथ हिट करती है, कि ऐसा नहीं कि टारगेट यहाँ पर था और इसको टारगेट को बस ऐसे टच करके निकल गई, बिल्कुल एकदम निस्ते नाबूद कर देगी, एकदम सेंटर पे मारेगी। तो इसीलिए बोलते हैं फायर एंड फॉरवर्ड के चला कर छोड़ कर भूल जाइए, तो इस पर काम करती है। आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में कि और जितने भी इंडिजीनियस लेजर गाइडेड मिसाइल है उन पे हमने क्या लगाया हुआ है, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वार हेड लगाए हुए हैं, यानी कि हीट वार हेड लगाए हुए हैं। अब जो हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वार हेड होते हैं वो क्या होता है, ये एक टाइप के एक्सप्लोजिव होते हैं, जिसका काम ये होता है कि हैवी आर्मर में कितनी भी मोटी चादर हो, ये मेटल की परत हो, उसके अंदर ही पेनिट्रेट कर जाएंगे, उसको फाड़ के निकल जाएंगे, यानी कि उसको तबाह कर देंगे, चाहे कैसा भी टैंक हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हीट वार हेड है वो मोटी से मोटी चादर को पेनिट्रेट कर सकता है, वार हेड, और डिफीट कर सकता है किसको, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को। एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर एक तरह का व्हीकल आर्मर होता है, जिसका काम ये होता है कि वो डैमेज को होने से बचाता है, कि किसी आपके जैसे ये वार हेड है, अब वार हेड टकराएगा वो डैमेज करेगा, उस डैमेज को बचाने से, बचाने के लिए ये लगाया जाता है, ईरा लगाया जाता है, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। आर्मर क्या होता है आपका, कवच होता है, तो कवच लगाया जाता है डैमेज से बचाने के लिए, तो उसको भी डिफीट कर सकता है। इसमें यही बोला है ना कि डिफीट ईरा टू प्रोटेक्ट आर्मर व्हीकल, तो यही सब इसमें बोला है। तो अब ये क्या है कि मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी है इसके अंदर, क्योंकि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपका जो आपके ये क्या नाम जो आपके मैंने बोला ट्राइपॉड से, या आपके किसी जो आपके समुद्र में जो आपका ये होता है कि शिप होता है, आपका नेवी का शिप होता है, वहां से लॉन्च कर सकते हैं। आप एयर से लॉन्च कर सकते हैं, अर्थ के ऊपर से लॉन्च कर सकते हैं, तो ये आपको किसी भी उससे लॉन्च किया जा सकता है। और अभी क्या है, अगर अभी करंट स्टेटस की बात करें, इसका टेक्निकल इवोल्यूशन हो रहा है कि इसमें कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है किसी तरह की, तो इसमें इसका अभी वो चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा सीवीसी के बारे में। सीवीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो अभी न्यूज में इसलिए आया कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, सुरेश एन पटेल इनको नया चीफ नियुक्त कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है। किसका, इस कमीशन का, जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है वन लाइनर छोटे एग्जाम के लिए, जैसे ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी के लिए बन जाता है, मगर यूपीएससी और या यूपीपीएससी या स्टेट के एग्जाम ये वाला क्वेश्चन तो शायद ना ही पूछे, और स्टेट के अगर पूछ भी ले तो यूपीएससी तो पूछेगी नहीं कि हमने कौन नया सीबीसी नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन बनेगा तो सीबीसी पे बनेगा, वो भी घुमा फिरा के बनेगा, सीधा सीधा नहीं बनता है, और सीधा सीधा बनेगा तो कई सारी चीजें इसमें पूछ ली जाएगी, इसलिए हर एक पॉइंट को जानना जरूरी है। सीबीसी को 1964 में सेटअप किया गया था, किसकी रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी बनी थी, किसके ऊपर कमेटी बनी थी, कि कमेटी का नाम था कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए कमेटी गठित की गई, कि जो आपके जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं या आपके अथॉरिटीज होते हैं, उनकी वजह से जो करप्शन होता है, तो उनको रोकने के लिए कमेटी बनी, जिसका हेड थे श्री के संथानम, जो कि संथानम कमेटी थी। उन्होंने रिकमेंडेशन दी, उनकी रिकमेंडेशन पर 1964 में सीबीसी को क्या किया, कमीशन किया गया, यानी कि सेटअप किया गया। ठीक है, ये सेटअप करने के बाद क्या हुआ कि इसका काम ये था कि वह एडवाइस करना, गाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को, कि विजिलेंस कर सके, वो अपने ऑफिस का विजिलेंस कर सके। ये विजिलेंस इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, उसमें ये एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर आपकी सीबीसी होती है। ठीक है, ये आपका, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, फ्री ऑफ कंट्रोल होती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, ये सारी जो विजिलेंस एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करती है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपके इंस्टीट्यूशन आते हैं, उनकी सारी जितनी भी विजिलेंस एक्टिविटी होती है उनको इसका काम होता
होता है कि मॉनिटर करने का। ठीक है। अब जो पार्लियामेंट ने एक सीवीसी एक्ट 2003 बनाया था, उसमें इसको स्टेचुरी स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है। 2003 के एक्ट के अनुसार, सीवीसी एक्ट 2003 के अनुसार इसे स्टेचुरी स्टेटस प्रदान किया गया था, क्योंकि एक्ट के थ्रू बनी है ये। ठीक है। अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये तो हमने सब समझ लिया, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होगी, पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, और किसी को ये अपना वो नहीं होगी। ये सबमिट रिपोर्ट किसे करती है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है, जो भी होती है। ठीक है। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें कमिश्नर होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, जो कि इसका हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, और जो कि दो या दो से कम इसके मेंबर्स रहेंगे। और जैसे चीफ, आपके चीफ कमिश्नर नहीं, आपके विजिलेंस कमिश्नर रहेंगे, ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहेंगे, इस टाइप के मेंबर होते हैं। या तो दो रहेंगे, दो से कम, प्लस आपका चेयरमैन, तो टोटल तीन या दो मेंबर इतने रहते हैं। इसका फंक्शन देखें तो इसके फंक्शन में ये है कि ये जो करप्शन की जो कंप्लेंट आती है, कोई अपना ऑफिस की जो पावर है उसका मिसयूज कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन देती है। तो उसका काम यही है कि कंप्लेंट को रिसीव करना और एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना जिसके खिलाफ आपकी शिकायत मिली है। और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी इंस्टीट्यूशन, लोकपाल भी आ जाता है। और जो विशल ब्लोअर्स आते हैं वो क्या करते हैं, इसको सीवीसी को अप्रोच करते हैं और इसको बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे उस चीज में करप्शन हो रहा है, आप अपने संज्ञान में लीजिए इस मामले को। ये एक तरह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। इन्वेस्टिगेशन तो किसी और से कराती है, और किससे कराती है, तो सीबीआई से करा लेगी या सीबीओ से करा लेगी। इन सब से ये कराती है, जो आपके चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं उनसे करा लेगी। ठीक है। तो ये सब होता है। ठीक। तो इसका जो ये पावर कहाँ से लेती है, जो पावर लेती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है, उससे ये अपनी पावर को ड्रॉ करती है। ठीक है। इसके अपॉइंटमेंट की बात करें कि सीवीसी को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसकी रिकमेंडेशन पे, 3 मेंबर की कमेटी होती है, उसकी रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्ट्री से होते हैं, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो होते हैं। ठीक है। अगर इन टर्म की बात करें, 4 साल का इनका टेन्योर होता है। ठीक है। अगर इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, जो इनका रिमूवल हो सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है ऑफिस से, कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, वो भी किस ग्राउंड पे, जैसे इन्होंने कुछ मिसबिहेव कर दिया है, कोई गंदा बिहेव कर दिया हो, मगर वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दे हाँ, ये इंक्वायरी हमने की और इंक्वायरी में ये पाया गया इन्होंने मिसबिहेव किया, तो तब ये चीजें रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाएगी, बताई जाएगी, तब प्रेसिडेंट इनको क्या सस्पेंड करेंगे, बर्खास्त करेंगे। दूसरे केस में इन्हें रिमूव किया जा सकता है, मिसबिहेव कर रहा हो या इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी ना रही हो, कि इनके अंदर इतनी इनकैपेबिलिटी हो कि भाई ये इन्हें बना तो देगा मगर ये काम ही नहीं जानते सही से, तो इनकैपेसिटी है, मतलब कैपेबिलिटी नहीं है वो काम करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ये उनको गिल्टी पाएगी, तो उनको रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को कि भैया ये तो गिल्टी है, इनके बस की नहीं है सीवीसी का ऑफिस संभालना, तो इसलिए इनको हटाइए, रिमूव कीजिए, या ये रिजाइन कर दे, या उनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, ये वही बात है, इनकैपेसिटी में आ जाएगा तो माइंड डिस्टर्ब हो जाए, इस तरह से। अगला आर्टिकल हमारा डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में। डाई अमोनियम फास्फेट क्या है, क्यों न्यूज में आए, इसे हम जानते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट इसलिए न्यूज में आए, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जो कि बहुत फेमस इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है। तो जो हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर करते हैं, हमारा कोशिश ये है, ये फर्टिलाइजर एक तरह का डाई अमोनियम फास्फेट, तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो है हर चीज में क्या सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। सेल्फ सफिशिएंट बनने का मतलब ये है कि सारी चीज हम खुद प्रोड्यूस करें, इतनी प्रोड्यूस कर ले कि जितनी हमें जरूरत है, कम से कम इतनी कम प्रोड्यूस कर ही ले, चाहे हम उसका एक्सपोर्ट ना कर पाए। एक्सपोर्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव चलाया है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चलाया है। तो उसी में सारी चीजों में सेल्फ सफिशिएंसी होगी, तो उसी में से एक चीज है फर्टिलाइजर। अभी फर्टिलाइजर की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पे जितने प्लांट है वो फर्टिलाइजर तो बहुत प्रोड्यूस करते हैं, मगर उनकी इतना प्रोडक्शन है वो कम पड़ जाता है, हमें फर्टिलाइजर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। और इंडिया में जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइजर जो है महंगा पड़ता है। तो अभी इसमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसमें क्या किया, ये एडवाइज किया गया है, और एडवाइज किया गया है, सपोर्ट किया गया है कि जो बैक एंड सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करो।
तो उसको बैक एंड सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है, एक एफर्ट लगाया जा रहा है। फर्टिलाइजर कंपनीज को बोला जा रहा है कि आपका जो बैक एंड सप्लाई चेन है उनको आप क्या करो, वो करो जो क्या नाम स्ट्रेंथन कर लो। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप डीएपी भी बोल सकते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट यूरिया फर्टिलाइजर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है। दूसरे नंबर पे ये डीएपी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर। इंडिया की अगर हम बात करें तो, दूसरे देशों की बात नहीं हम कर रहे, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा आपका यूरिया यूज होता है एज ए फर्टिलाइजर, और दूसरे नंबर पे डीएपी। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है सेकंड नंबर पे इंडिया के अंदर। फार्मर्स को क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। और फर्टिलाइजर में क्या होता है कि अब जो सोविंग होती है, सोविंग मतलब अपना बीज की रोपाई यानी कि बीज को बोना। उसके बोने से पहले कि जो हाई कंटेंट वाले फास्फोरस जो कि डीएपी होता है उसको डालना होता है। उससे क्या होता है, जो उसकी जड़ें होती है वो मजबूत होती है। डीएपी डालने से जड़ें मजबूत होती है। तो हमें ऐसा फर्टिलाइजर चाहिए जिसके अंदर सिर्फ 46% फास्फोरस हो और 18% नाइट्रोजन हो। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा आपका डीएपी है फर्टिलाइजर। तो वो डीएपी फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसानों को। इसलिए ये क्या है, डीएपी प्रीफर किया जाता है फार्मर्स के द्वारा जब आपका बीज बोया जाता है। उसके बाद तो आपका जब वो उग जाती है, फसल हो जाती है थोड़ी सी, फिर आपका यूरिया डाला जाता है ताकि उसकी जो स्टेम है, तना है। अभी तो हमने किसको स्ट्रेंथन किया, किसको मजबूती प्रोवाइड की, हमने की जड़ों को मजबूती प्रोवाइड। अब जो उसका तना है, जो स्टेम है, उसको मजबूती प्रोवाइड करनी है, फूल पत्ती को मजबूती प्रोवाइड करनी है। तो तने को कौन मजबूती प्रोवाइड करेगा, जो आपका यूरिया है। उससे जो नाइट्रोजन निकलेगी, 46% नाइट्रोजन होती है ना यूरिया के अंदर। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है वो यूरिया होता है, तो उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, वो यूरिया करेगा। तो आपका एनपीके जो मिक्स फर्टिलाइजर होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो पोटास आपका फूल पत्तियों को स्ट्रेंथन करता है। तो यही सब इसमें बोला गया। अगर हम फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस को थोड़ा समझे तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर और अलाइड सेक्टर में फर्टिलाइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इंडिया का यही है, क्योंकि हमारी जो 54.6% जो पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर में लगी लगी हुई है। और एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन लगी है उनको क्या चाहिए, खेती करने के लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। और फर्टिलाइजर की तो कमी इंडिया में है, तो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। इसलिए हमारा, अगर हम इसकी बात करें, जो कितना जीडीपी, या अगर जो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 19.9%। अप्रोक्सीमेट आप 20% बोल सकते हो। 20% जो फर्टिलाइजर है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है क्या, क्या नहीं पूरे उस पर, कि आपकी जो इंडस्ट्री है जो फर्टिलाइजर बना रही है वो उस पर डिपेंड करती है। पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे तो इसकी जो पैदाइश है, मतलब पैदावार है, वो बहुत कमती है। ये फर्टिलाइजर कमती हो रहा है तो हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो इसलिए हमें सब्सिडी, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है ज़्यादा, कि जिससे कि किसानों पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। इसी वजह से नए नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आपका एक प्लांट है हल, इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड। ये कहाँ का लगाया जा रहा है, ये आपका रामागुंडम, रामागुंडम तेलंगाना में। दूसरा आपका बरौनी, बरौनी ये आपका बिहार में हो गया। तीसरा आपका गोरखपुर, ये आपका यूपी में हो गया। चौथा आपका हो गया सिंदरी, ये आपका झारखंड में हो गया। तो यहाँ पे 4-5 प्लांट और नए लगाए गए। जैसे ही इनका प्रोडक्शन आएगा तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे फर्टिलाइजर के फील्ड में। ठीक है, यही सब इसमें बताया गया कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे फार्मर्स के लिए। क्योंकि हम जो फास्फोरस फर्टिलाइजर वो कहाँ से बन रहा है, डीएपी की फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, फास्फोरस हमें कहाँ से मिल रहा है, डीएपी से मिल रहा है, एमएपी से मिल रहा है। एमएपी की फुल फॉर्म क्या, मोनो अमोनियम फास्फेट। ठीक है, नाइट्रोजन वहां से मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है एनपीके से, एनपीके से, और एसएसपी से मिल रहा है आपको सिंगल जो सुपर फास्फेट होता है। तो ये क्या है, आपकी जो क्रॉप्स होती है उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखती है। अगर ये नहीं डालोगे क्रॉप आपकी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये जितने भी आपके फर्टिलाइजर बताए ये बहुत जरूरी है किसान के लिए। और इनका प्रोडक्शन इंडिया में होना जरूरी, क्योंकि हम लार्जेस्ट
लार्जली यूरिया प्रोड्यूस करता है। जो वहाँ पर बात की थी ना कि भाई आपका बैक एंड सप्लाई चेन को दुरुस्त करना है, तो वो यही है, बैक एंड में यही आ जाएंगे आपका एसएसपी आ जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट हो जाएगा, एमओपी होगा, मूरिएटो पोटास हो जाएगा, अब एमएपी हो जाएगा, मोनो अमोनियम फास्फेट हो जाएगा, ठीक है, डीएपी हो जाएगा, डाई अमोनियम फास्फेट हो जाएगा। तो ये सब बैक एंड को मजबूत करना सप्लाई चेन में। तो ये था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।